तौहीन अदालत केस में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ फैसले के बाद से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आंख मचोली जोर पकड़ गई है। कोई फैसले को नहीं मानता और कोई उनके ना मानने को नहीं मानता। हुकूमत अपोजिशन के पीछे पड़ी है और अपोजिशन गवर्नमेंट के, लेकिन हो ये रहा है कि इस आंख मचोली में इनकी निगाहों से अवाम कहीं खो गए हैं। ना किसी आईनी तरमीम से उनका भला हो सका है, ना तंदूर स्कीम ने सबका पेट भरा है और ना ही इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अक्सरियत को सपोर्ट मिली है। इस वक्त हालत यह है कि कोई इस्लामाबाद में आंखें बेचने को तैयार बैठा है और कहीं घोटकी में जंजीरों से बंधे इंसान गधों के साथ घास खाने पर मजबूर हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान भी शायद अवाम को गधा ही समझते हैं। कभी उन्हें मुफाहिमत की लाठी से हाँकते हैं और कभी वादों की खुश्क घास देकर बहलाते हैं। हम आज करेंगे प्रोग्राम में बहुत सारे इश्यूज पर बात, आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे उन इश्यूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे इन द प्रोग्राम। आप वो बातें न करें जो आप कर नहीं सकते। आपको जब लॉन्ग मार्च करना चाहिए था, वो वक्त था। वक्त की नमाज होती है, बेवक्त की चक्करें होती हैं। लॉन्ग मार्च तो नून लीग ने कर दी कजा, लेकिन इसका कफारा वो कैसे करेगी अदा, पूछेंगे ख्वाजा आसिफ से। आज मैं देख रहा था जो NFC अवार्ड है उसके अंदर बलूचिस्तान को 110 अरब रुपया मिला, यानी 80th अमेंडमेंट के बाद ज्यादा पैसा मिला है। लेकिन आप बलूचिस्तान के लोगों का हाल देखें, क्या बेहतर हुआ है? नहीं हुआ। इसलिए कि ये पैसा पॉलिटिशियंस के जरिए खर्च किया जा रहा है। इमरान खान पैसे हजम करने वालों का तो बता गए, लेकिन बलोचिस्तान में इंसानों को हड़प करने वालों को छुपा गए। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुश्तरका राय से और कंसेंसस से ये फैसला किया है कि अपील फाइल नहीं की जाएगी। नजर डालेंगे कि क्या वजह है जो वजीर आजम कर रहे हैं इजी फील और सजा के खिलाफ क्यों नहीं करेंगे अपील। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि हालात का मारा अकबर आजम अपनी एक आंख बेचने पर मजबूर, लेकिन है कोई मेहरबान, कोई कदरदान या कोई सियासतदान जो कर दे इसका गम दूर। और शेर और बकरी का एक ही घाट पर पानी पीना तो आपने सुना होगा, लेकिन अब इंसान और गधे भी एक साथ घास खा रहे हैं। एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ, सीनियर रहनुमा है नून लीग के। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हैदर अब्बास रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास साहब आपका। आज दो बड़े मेन इशूज हैं जिन पर हम बात करेंगे। हैदर अब्बास साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ कि जो बलोचिस्तान कॉन्फ्रेंस का आज इनकाद किया गया उसमें आप भी मौजूद थे, आप भी बोले, बहुत सारे इशूज पर बात हुई। आप क्या समझते हैं जो मतन इसका आया है उस पर अमल हो सकेगा? देखिए, ख्वाहिश तो कम से कम रखनी चाहिए और जाहिर है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान है और बलोचिस्तान पाकिस्तान है, मगर साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान 46% पाकिस्तान है, 54% पाकिस्तान हम खो चुके हैं। मजीद खोना हम अफोर्ड कर नहीं सकते और हमें बलोचिस्तान को बचाना है हर कीमत पर, चाहे कुछ भी करना पड़े। और उस पर अगर अमल दरामद नहीं किया तो खुदा न खास्ता एक और तारीखी अलमियत से दो चार होगा पाकिस्तान। ठीक है जी। ख्वाजा आसिफ साहब, आज नवाज शरीफ साहब भी इस कॉन्फ्रेंस में बोले, बल्कि सुना यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने मना कर दिया क्योंकि नवाज शरीफ साहब वहां पर मौजूद थे, फिर वो आए और चले गए। आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ साहब ने जो आज इशूज उठाए हैं, बल्कि आपको एक झलक दिखाई देते हैं, एक क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद आपसे सवाल। जिनकी औलादें, जिनके प्यारे जो आज जो गायब हैं, लापता हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती है? शायद कोई इस बात का कोई इदराक कर सकता है क्या गुजरती उनके दिलों पर? वे आखिर कौन है ये लोग? कौन लोग हैं जिन्होंने इनको गायब किया और जिनको गायब करने के जिम्मेदार हैं? इसके अलावा भी नवाज शरीफ साहब ने आज गुफ्तगू की, APC का जो मुतालबा किया गया था उस पर भी बात की। गिलानी साहब इसमें मौजूद नहीं थे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त नारोवाल जाना ज्यादा जरूरी था या ऐसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत जरूरी थी? देखें, ये सना आज से 2-2.5 साल पहले एक आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के नाम पे एक करारदाद पास की, एक एजेंडा जो है वो तय पाया। आज 2.5 साल गुजरने के बाद भी बलूचिस्तान के हालात बेहतर नहीं हुए बल्कि बदतर हो गए हैं, बल्कि ख़तरनाक हद तक जो है वो डिटेरिएट कर गए हैं। जो मियाँ साहब ने बातें की हैं
कि अभी तक जो है 3 साल हमारे प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि मैं बलोच हूँ, 4 साल 4.25 साल हो गए हैं जो सदर हमारा बलोच है उसने बलोचों के मसाइल तो हल नहीं किए। अकबर बुगटी का कत्ल जो है वो आज भी जो है वो उनका खून जो है वो पुकार रहा है कि उनके कातलों को जो है वो कैफरे किरदार पहुँचाया जाए। आज भी मस्क शुदा लाशें वहाँ से मिल रही हैं और FC का नाम लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की में जो है उसकी बाज़गश्त जो है सुनी जा रही है। हज़ारा को वहाँ पे कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है मसलक के नाम पे, मज़हब के नाम पे, नस्ल के नाम पे। पंजाबियों को जो वहाँ पे जो है वो बसों से उतार के उनके ID कार्ड देख के उनको गोली मार दी जाती है। तो ये बलूचिस्तान के जो महरूमियत है, बलूचिस्तान की जो डिप्रीविएशन है, ये सारी उसकी निशानी है, ये सारी उसकी अलामतें हैं। और अगर ये सही कह रहे थे हैदराबाद रिजवी साहब कि मौजूदा हालात में जो है वो कोई जवाज़ नहीं रहता बलोच कौम का पाकिस्तान रहने का। जो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के वफाक ने पिछले 60 साल में बलोचों के साथ किया, उन पे जो है हमारी एयरफोर्स ने बमबारी की, उनके ऊपर हमारी फौज ने फौज कशी की, 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा फौज कशी की। ये अपनों के साथ इस तरह किया जाता है, अपनी आवाम अपने भाइयों के साथ इस तरह किया जाता है जिस तरह हमने बलोचों के साथ किया है। खुदारा खोश लें, हमने अभी कहा जा रहा था कि बांग्लादेश जो है 54% पाकिस्तान खो दिया, अब बाकी पाकिस्तान के हम टुकड़े करने जा रहे हैं। वहाँ पे सिंध में जो है उसको लिसानी और नस्ली बुनियाद पे सिंध को तकसीम की बातें की जा रही हैं। अगर लिसानी और नस्ली बुनियाद पे तकसीम हुई किसी भी सूबे की तो पाकिस्तान की तकसीम होगी, वो पाकिस्तान का खात्मा होगा। खाकम बदहान जो है ये बातें मियां नवाज शरीफ जो कर रहे थे सारा पाकिस्तान कर रहा है। वो पाकिस्तान की आवाज बन के वहां पे बलोचों की आवाज बन के वहां पे बोल रहे थे। आज 6 साल हो गए मिसिंग पर्संस का जो मामला है, किसने हल किया है? कौन कानून और आइन से बालातर है, मावरा है, जो लोगों को पकड़ के उनकी लाशों को म्यूटिलेट करके फेंक देता है? ये कौन लोग हैं? ये पाकिस्तानी है? ये पाकिस्तान के मुहाफिज हैं? ये कौन लोग हैं? ये लोग पाकिस्तानी नहीं हो सकते, ये इंसान भी नहीं हो सकते। और जिस माशरे में ऐसी चीजों को बर्दाश्त किया जाए वो माशरा जिंदा माशरा नहीं होता, वो मुर्दा माशरा होता है। उस माशरे के अफराद के शर्म से सर झुक जाने चाहिए। जी, शर्म से सर तो नहीं झुकते। यहाँ पर सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने भी ज्वाइन किया, रहनुमाए PTI के साथ। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया आज। लेकिन मैं जरा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इमरान खान साहब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इस कॉन्फ्रेंस में गए, बलोचिस्तान में आप लोगों ने जलसा भी किया, एक इशू आपके बहुत करीब है, इसके लिए आपकी कमिटमेंट नजर आती है। लेकिन एक तो मिसिंग पर्सन पर बात ना करना और किसी चीज पर बात ना करना, सिर्फ ये कहना कि 110 अरब जो है वो सियासतदानों ने हड़प ली है, सिर्फ इस वजह से तो डिप्रिवेशन नहीं है बलोचिस्तान में। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने किया है, बहुत अरसे से किसी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टी ने बलूचिस्तान में ये नहीं किया। बेपनाह खतरात के बावजूद, बेपनाह और सिक्योरिटी एडवाइस के बावजूद उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में जलसा कोयटा में किया, जिसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्स आई। और वो एक मैसेज गया बलूचिस्तान की आवाम की तरफ से पाकिस्तान सारे को एक मैसेज है कि हम पाकिस्तान से मायूस नहीं हैं, अब भी हमें उम्मीद पाकिस्तान के साथ है। और एक पॉलिटिकल पार्टी से की तरफ से, मेन स्ट्रीम पार्टी की तरफ से मैसेज बलूचिस्तान के आवाम को गया कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज भी उनको भूल ही चुकी। मगर अफसोस बात यह है कि बलूचिस्तान का मामला कोई मीटिंग्स के साथ, कोई करारदादों के साथ हल नहीं होगा। बात तो ये है कि बलूचिस्तान की महरूमियां हैं, सियासी महरूमियां, आईनी महरूमियां और इकोनॉमिक महरूमियां, ये सब महरूमियां इकट्ठियां हो चुकी हैं। और जो इस वक्त की सूरत हाल है वो परवेज मुशर्रफ की क्रिएट की हुई है, जिसने नवाब अकबर बुगटी के कत्ल का ऑर्डर करके एक बलूचिस्तान में चिंगारी दिखाई और उससे बलूचिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया। अब ये कहना है कि जनाब पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई हैं, इससे भी मामला हल नहीं होगा। मामला हल होगा कि इसमें जब तक एक नेशनल और स्टेट का जो कंसेंसस नहीं होगा, यानी रियासत को फैसला करना पड़ेगा कि वो बलूचिस्तान को डंडे के जोर पे यूज ऑफ फोर्स के जरिए सबड्यू करना चाहते हैं
या बलूचिस्तान को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की नीयत पे मुझे शक नहीं है, सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी फिक्रमंद हैं, और ये मामला यूं का त्यों रहेगा जब तक कि रियासत ने ये फैसला ना किया कि बलूचिस्तान को मेन स्ट्रीम में लाना है और ये जो एक तो किलिंग्स खत्म करनी है और जो नॉन स्टेट एक्टर्स इस वक्त बलूचिस्तान में हैं, जो जिनका पॉलिटिकल गोल है, उनसे को बातचीत करनी पड़ेगी। और मिसिंग तो जब तक वो बातचीत नहीं होगी, मैं नहीं समझता को हल निकल सकता। और मिसिंग पर्सन्स का क्या? वो भी मिसिंग पर्सन तो जी इस सारी क्राइसिस की एक आउटकम है। और क्राइसिस जो है वो ये है कि बलूचिस्तान डिस्टेबलाइज हो चुका है। एक तो उसमें बलोच इंसर्जेंसी है और दूसरा ये रिलीजियस और सेक्टेरियन इंसर्जेंसी है, जिसकी वजह से हजारा जात को मारा जा रहा है, हजारा के लोगों को मारा जा रहा है। तो ये 2-3 किस्म की वहाँ डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर्स है। और फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ कि ये रियासती फैसला करना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल फैसले से मामला हल नहीं होगा। वुड यू एग्री हैदर अब्बास साहब? देखिए, मेरा तो अपना मानना यह है कि जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है, अगर आप मिसिंग पर्सन वर्ड की तारीख देखें तो ये MQM से शुरू होती है। 1994 से लेकर आज तक हम अपने 28 मिसिंग पर्सन्स को ढूंढ रहे हैं। खुदा भला करे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने एक सुमोटो एक्शन लेकर मिसिंग पर्सन्स को ढूंढना शुरू किया है, चाहे वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हो या पाकिस्तान के किसी और इलाके से ताल्लुक रखते हो। उनके साथ हमने भी अपनी पिटिशन को आगे मूव किया है, मगर जाहिर है कि मिसिंग पर्सन्स के इशू से सिचुएशन डिटीरियरेट हो रही है। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में एक और चीज की जा रही है जो इंतहाई अजियतनाक है, वो ये कि बलूचिस्तान के असल इशू से लोगों की निगाहें हटाने के लिए बलूचिस्तान को एक दूसरी दलदल में झोंका जा रहा है। और वो ये है कि वहां पर जो अकलियत है, हिंदू हैं, वहां पर जो सिख है, कभी भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज वो तमाम 20,000 से ज्यादा लोग बलूचिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। हजारा में के जो लोग हैं उनको बाकायदा शिया नाम पर कत्ल किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी तादाद में उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो बलूचिस्तान के अंदर की सूरत हाल है, किसी तरीके से उसके ऊपर पर्दा डाला जा सके। मगर ये इस तरह कबूतर की तरह आंखें बंद करने से बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। बलूचिस्तान का मसला सिर्फ उस सूरत में हल हो सकता है जब हम मिनासुल कौम इस बात का संजीदगी से फैसला कर लें कि हमें बलूचिस्तान को वापस पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में लाना है, वगरना साथ कुरान दरमियान सूरत हाल बहुत खतरनाक हद तक नाजुक हो चुकी है। जी ख्वाजा आसिफ साहब, बिकॉज हम ब्रेक को भी अप्रोच कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये जाते हुए आपसे ये सवाल करना चाहूंगी क्योंकि बलूचिस्तान का मामला उठा था तो इस पर बात भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने भी जो गुफ्तगू की कि रियासत को ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, पॉलिटिकल मसला ये इस तरह से हल नहीं होगा। लेकिन जो मैं जानना चाहती हूँ, जो उन्होंने पहले बात की कि इमरान खान साहब ने जो इनिशिएटिव लिया यानी कि क्वेटा में जलसा करना, वो किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया और ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट भी देखने में नहीं आया। नवाज शरीफ साहब भी जगह जगह जलसे कर रहे हैं, बलूचिस्तान क्यों नहीं गए? जी, बलूचिस्तान भी ज़रूर जाएंगे। मियाँ साहब वहाँ पे पिछले 1 साल में 3 मरतबा गए हैं और ये नहीं है कि वहाँ पे वो नहीं गए। वो जाके जो नवाब अकबर बुगटी के साहबजादे हैं, उनके पोते जो हैं, उनको जाके मिले। मियाँ साहब वहाँ पे गए थे, मेरा ख्याल है आपको याद नहीं है। नहीं, मैं जलसे की बात कर रही हूँ। जाना तो ठीक है, जाना तो ठीक है, जलसे नहीं, ये जलसा भी होगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक पार्टी जलसा करे तो जरूर उसको इमिटेट करके दूसरी पार्टी भी वहाँ पे जलसा करे। हम अपनी टाइमिंग पे, अपने मौके पे वहाँ पे जलसा भी करेंगे, वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी करेंगे। दैट इज आवर प्रेरोगेटिव। हम हालात से डिक्टेट नहीं होंगे, हम वो जरूर करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे एक इशू की हो रही है, बात ये नहीं हो रही कि किसी पार्टी ने वहाँ पे जलसा किया या नहीं किया। और ये इशू बर्न कर रहा है पिछली 4 दहाइयों से, ये 50s से इशू बर्न कर रहा है। जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने मुआहदा करके अगजाइल में जो बलोच लीडर थे उनको अफगानिस्तान से बुला के मुआहदे को रिनेक्ट किया, मुआहदे को मनसूख किया, उससे इनहराफ किया और उन लोगों को फांसियां दे दी।
वो पहली बार था जो बलोचों के को जो हमारा रिश्ता था, जो नाता था उनका पाकिस्तान के, उसको मुनक़ता करने का। मियाँ नवाज शरीफ के वक्त तो 99 में, 98, 99 में, 97 में, उन 3 सालों में अख्तर मैंगल साहब वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं, वो हमारे साथ कोलिशन में सेंटर में भी थी और वहाँ में भी थी। और नवाब अकबर बुगटी साहब JWP हमारी कोलिशन पार्टनर थी। मियाँ नवाज शरीफ के ताल्लुकात जो है आज भी बलोच नेशनलिस्ट जो हैं और बलोच रहनुमा से जो है वो बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप हैं, बड़े खुशगवार ताल्लुकात हैं। और ये हमने किसी वक्त भी पिछली 3 दहाइयों से में जब से मियाँ नवाज शरीफ सियासत में है, बलूचिस्तान को कभी भी अबंडन नहीं किया। बलूचिस्तान हमारे वक्त में पाकिस्तान के साथ जो है वो मुंसलिक रहा, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासत के साथ मुंसलिक रहा। और ये सरदार आसिफ अहमद अली साहब हमारे साथ थे 91, 92, 93 में। ये गवाह हैं कि उस वक्त भी बलूचिस्तान जो था वो PMLN के साथ था, मियाँ नवाज शरीफ के साथ था, उनकी लीडरशिप हमारे साथ थी। तो ये देखें, ये आपने रियासत की बात की है, सरदार साहब ने रियासत की बात की है। रियासत सना एक बेसिक चीज़ पहले एक्सेप्ट करनी चाहिए कि रियासत जो है वो इस वक्त डिसफंक्शनल हो चुकी हुई है हमारी। इसलिए ये तवक्को करना कि रियासत जो है सोल्यूशन का जो है कोई सोल्यूशन मुहैया करेगी इस प्रॉब्लम का, तो मेरा ख्याल है कि ये एक फ्यूटाइल उम्मीद होगी या एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। ये पाकिस्तानी कौम को, सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया को मिलके बलोची अवाम को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि सारा पाकिस्तान उनके साथ है, स्टेट किसी के साथ नहीं है। जो इस वक्त एक तो नॉन स्टेट एक्टर है, जो स्टेट एक्टर्स हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या कैबिनेट है या उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो तो उनका तो अपना ये हाल है कि कराची में क्या हो रहा है कि एक पार्टी रैली निकालती है, दूसरी पार्टी उन पर गोलियां चलाती है, तीनों एक दूसरे के बंदे मारते हैं, 3-4 वहाँ पे जो पार्टी हैं। तो ये तो इनके इत्तेहाद का या स्टेट के जो इस वक्त स्टेट एक्टर्स जो हैं या जो स्टेट को चलाने वाले लोग हैं, उनका ये हाल है। ये बलूचिस्तान का मसला किस तरह हल करेंगे? तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये सोल्यूशन जो है एक नॉन स्टार्टर है। ये पाकिस्तानी आवाम को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मजहबी पार्टियों को, हर एक को सामने आके तो जो है बलोची आवाम को जो है उनके साथ उनके हकूक की जंग लड़नी पड़ेगी। आज उनके हकूक का सलब हुए हैं, कल दूसरे लोगों के हकूक जो है सलब हो सकते हैं, दूसरे सूबों के हकूक सलब हो सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा तबका, एक करप्ट जो अनासर हैं, उनका एक अलायंस जो है इस वक्त हम पे हुकूमत कर रहा है। एक चोरों डाकुओं का एक कंबाइन जो है हमारे हुकूमत कर रहा है। उनका किसी सूबे के साथ लॉयल्टी नहीं है, उनकी किसी वफाक के साथ लॉयल्टी नहीं है, उनकी किसी मसलक, किसी नजरिए के साथ लॉयल्टी नहीं है। उनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ दौलत लूटने के साथ है। इसलिए उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो बलूचिस्तान या पाकिस्तान की किसी प्रॉब्लम का मसला जो है हल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेवकूफ़ी की बात है, एक फ्यूटिलिटी है जिससे कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। जी सरदार साहब जी। शायद ख्वाहिद साहब मेरी बात नहीं समझ सकते। जब मैं रियासत की तरफ इशारा कर रहा था जी, मेरा इशारा ना सदर के बारे में था, ना प्राइम मिनिस्टर के, ना उनकी हुकूमत के बारे में जी। वहाँ जो सबसे बड़ी ग्रीवेंस जो वहाँ के लोगों को है, खास तौर पे बलोच लोगों को, वो ये है कि सेंसिटिव इदारे हैं वो ये सब काम करा रहे हैं और उसके पीछे तायद है अफवाज पाकिस्तान की। मेरा इशारा उस तरफ था। भाई साहब गालिबन मेरी बात समझ नहीं सके और मैं उसको दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जब तक ये फैसला सेंसिटिव इदारे नहीं थे कि हम सरदार साहब, लेकिन जो आपके लीडर है जो इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड थे और जिनको ये प्लेटफॉर्म दिया गया, वो ये बातें कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं की? सरदार साहब, मतलब ये बातें क्यों नहीं की जाती? मैं तो कर रहा हूँ ना बात। नहीं, आप कर रहे हैं तो ये पार्टी का मौक़िफ़ ये है या वो है? सना मैं पार्टी का मौक़िफ़ मैं बात कर रहा हूँ, अपना मेरा व्यू है बड़े अच्छे से है कि जब तक रियासती इदारे जो हैं, जो सेंसिटिव इदारे और अफवाज पाकिस्तान, जब तक वो कन्विंस नहीं होते कि बलूचिस्तान का हल पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल और इकोनॉमिक
है, उस वक्त तक आप जितनी चाहे कॉन्फ्रेंसेस कर लें, जो चाहे और करारदादे कर लें, जितनी मर्जी सिविल सोसाइटी को इकट्ठा कर लें, बलूचिस्तान का मामला हल इस तरह नहीं होगा। जी ख्वाजा साहब, ओके। मैं सरदार साहब ने जो फरमाया है मैं उसमें ऐड करूंगा, लेकिन जरा थोड़ी सी केवियट के साथ मैं ऐड करूंगा। देखें, ये बलूचिस्तान का मसला जो डिटेरिएट हुआ है या इसमें जो अबतरी आई है, ये तमाम उस वक्त आई है जब हमारी अफवाज पाकिस्तान हुक्मरान थी। अयूब खान के वक्त ये मामला डिटेरिएट हुआ, उसके बाद भुट्टो साहब के वक्त ये मामला डिटेरिएट हुआ। वो एक सिविलियन हुकूमत थी, लेकिन वहाँ पे फौज गई, वहाँ पे एयरफोर्स इस्तेमाल हुई। उसके बाद ये मुशर्रफ के वक्त हुआ, उस वक्त भी अफवाज पाकिस्तान थी। आज भी FC जो है वो मुलव्वस पाई जा रही है, जो मस्कशुदा लाशें जो वहाँ पे मिल रही हैं उनमें मुलव्वस पाई जा रही है। आज भी वहाँ पे जो ऑपरेशन जो है वो फौज कर रही है, वहाँ की जो प्रोविंशियल हुकूमत है वो नहीं कर रही, वो वहाँ पे फौज हमारी वहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो फौज जो है इज नॉट वो सोल्यूशन इस वक्त नहीं दे सकती, बल्कि वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन गई हुई है। पिछली चार दहाइयों से हमारी फौज ने वहां पे दे आर नॉट केपेबल ऑफ कमिंग अप विद द पॉलिटिकल सोल्यूशन। पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है वो फौज नहीं देती, वो पॉलिटिशियंस देते हैं, वो सिविल सोसाइटी देती है, वो मीडिया देती है, पाकिस्तान की आवाम देती है। ये फौज जो है पिछले 4 दहाइयों में 5 दहाइयों में बार बार बलूचिस्तान के साथ जब भी ज्यादती हुई उसमें फौज का नाम जो है बार बार सरफहरिस्त नजर आया। इसलिए ये तवक्को करना कि जब तक फौज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिस तरह सरदार साहब मोहतरम मेरे बड़े भाई हैं वो फरमा रहे थे कि जब तक फौज नहीं एक्सेप्ट करेगी वहां पे सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये इसका मतलब है कि आज भी वी आर सबसर्विएंट, हमारी सोच जो है, हमारी सियासत जो है और हमारी जो मुल्क की यकजहती जो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नो, तो लेट्स फर्स्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। पहले सबसे पहले इससे तो निजात हासिल करें, इससे तो आजादी हासिल करें। जो है ये जो हमने जो अपनी जंजीरें पहन रखी हुई हैं उससे मेंटली और फिजिकली और अपनी सियासत तो आजाद करें। अगर फौज नहीं फैसले करने हैं कि मुल्क कौन सा हिस्सा हमारे साथ रहेगा, मशरिकी पाकिस्तान हमारे साथ रहेगा या बलूचिस्तान हमारे साथ रहेगा या सिंध हमारे साथ रहेगा, तो फिर हम लोगों को सियासत छोड़ देनी चाहिए। व्हाई द हेल वी आर इन दिस बिजनेस? We should not be in this business। अगर फौज ने फैसले करने हैं, फौज का कोई काम नहीं है कि वो फैसले करे। फौज का काम है इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना। So is there a silent approval? Is there a silent approval? ये किसने दिया हुआ है फ्री हैंड इनको? आप बताइए ना कि आपकी क्या कर रही है हुकूमत, ख्वाजा साहब? सना, इस वक्त जो फेडरल हमारी हुकूमत जो है ये उनसे जवाबदेही तलब होनी चाहिए। कौम ने उनको इलेक्ट करके 1.25 करोड़ बंदों ने उनको वोट दे के जो है वफाकी हुकूमत में बैठाया हुआ है, उनको सदर बनाया हुआ है, उनको वजीर आजम बनाया हुआ है। अगर वो आज भी फौज के साथ जो है उनकी कोई अरेंजमेंट है, जिस तरह NRO में अरेंजमेंट की गई थी, फौज ने नेगोशिएट किया था NRO को और अमेरिका और बरतानिया ने उसको अंडरराइट किया था उस अरेंजमेंट को। जब फौज जो है इस किस्म के अरेंजमेंट में इन्वॉल्व हो जाए तो फौज की क्या क्रेडिबिलिटी रहती है या फौज की जो लीडरशिप है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहती है? वो क्या दवा देंगे हमारे इमराज का, हमारी कौमी मुश्किलात का क्या दावा करेंगे वो लोग जो है? ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। हैदराबाद साहब, ये अरेंजमेंट क्या है इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो आपको अकबर आजम से भी मिलाएंगे। अपनी आंख बेचना चाहते हैं, पिछले 12 रोज से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। किसी सियासतदान, किसी कदरदान की नजर इन पर नहीं पड़ी, इन पर भी नजर डालते हैं ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ साहब, सीनियर रहनुमा है नून लीग के, और हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद रजी साहब, सीनियर रहनुमा है MQM के। मैं आप पर आऊंगी हैदराबाद साहब, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव इशू था। ब्रेक पे जाने से पहले बलोचिस्तान पर ही बात कर रहे थे। अगर आप इसको जरा फुल सर्कल में खत्म भी कर दें कि ये क्या अरेंजमेंट है, कोई टैसिट अप्रूवल है, कोई साइलेंस है, कोई अरेंजमेंट हुई हुई है हुकूमत और फौज के दरमियान? क्योंकि अगर फौज ने डिसीजन लेने हैं तो हुकूमत क्या कर रही है? सर देखिए, रियासती जबर चाहे कहीं भी हो, पाकिस्तान की तारीख में बलोचिस्तान में 1948 से रियासती जबर शुरू हुआ, जो फिर 1952 में हुआ, फिर 1974 में हुआ, फिर मुशर्रफ साहब के जमाने में हुआ। ये तो बलोचिस्तान की तारीख है। फिर कराची पे हुआ, नैब पर हुआ, और बांग्लादेश इसी रियासती जबर के नतीजे में बना। तो अब वो चाहे टैसिट अप्रूवल के साथ हो या ना हो, या किसी की अपनी मुंहजोरी हो,
इससे कुछ बनने वाला नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान की ही 65 साल तारीख बताती है कि रियासती जबर ने पाकिस्तान की सालमियत को कभी सपोर्ट नहीं किया है। और अगर यही सूरत हाल जारी रहती है, चाहे वो अप्रूवल के साथ हो चाहे वो मुंह जोरी के साथ हो, तो बलोचिस्तान की सूरत हाल तो मजीद डिटीरियरेट करेगी। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि चाहे बलोचिस्तान के नेशनलिस्ट हो चाहे सेपरेटिस्ट हो, इन दोनों ग्रुप से आपको फौरी तौर पर इलेक्शन से पहले इनको डायलॉग में एंगेज करना पड़ेगा। वगरना अगर इलेक्शंस हुए और उसमें बलोचिस्तान में वोट कास्ट नहीं हुआ या बाइकॉट हो गया, तो फिर पूरी दुनिया उसको यह समझेगी कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंडम था। लिहाजा जितनी बड़ी पार्टियां हैं और खासतौर पर जितनी अहम पार्टियां हैं पाकिस्तान की, उनकी यह सियासी जिम्मेदारी बनती है कि सब एक जगह जमा होकर यह बात तय करें कि बलोचिस्तान के लोगों को देने के लिए उनके पास क्या है। क्योंकि अभी तक तो जो जितना कुछ हमने बलोचिस्तान को डील किया है, इट वॉज टू लिटिल एंड टू लेट। हैदर अब्बास साहब, लेकिन अगर जड़ें मार्शल दौर में रखी गई हैं बलोचिस्तान में डेप्रिवेशन की, तो मुशर्रफ साहब के साथ आप थे। अगर इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया है तो इस हुकूमत के साथ आप हैं। आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू करना इस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, लेकिन अमली तौर पर क्या होगा? नहीं, आपको इस बात का शायद अंदाजा नहीं है सना। इस बात को मैं रिकॉर्ड पर दोहराना चाहता हूं कि अगर बलोचिस्तान में और खास तौर पर बुख्ती साहब के खिलाफ ऑपरेशन को MQM ना होती तो वो ऑपरेशन 1 साल पहले हो चुका होता। 2005 के एंड में एलाइज की बाकायदा एक मीटिंग बुलाई गई थी मुशर्रफ साहब के जमाने में, जिसमें बलोचिस्तान में ऑपरेशन को अनलीश करने की बात की गई थी, जिसको MQM ने टू द हिल्ट मुखालफत की उसकी और साफ कह दिया कि हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए बलोचिस्तान में ऑपरेशन 1 साल डिले हुआ और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि कहां से ये ऑर्डर्स आए कि बलोचिस्तान में अचानक ऑपरेशन करना है और अकबर बुख्ती साहब को शहीद करना है। तो अगर MQM उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थी और मुस्लिम लीग क्यू की एलाई थी, हम बलोचिस्तान में, क्योंकि हम खुद सफर हैं, हमें पता है कि बदतरीन रियासती तशद्दुद क्या गुल खिलाता है, कितनी नफरतें बोता है, वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमारे भी 15,000 जनाजे हमने उठाए थे, हमें पता था कि बलोचिस्तान में ये क्या करने जा रहे हैं। लिहाजा हमने उसकी भरपूर मुखालफत की थी, कल भी की थी, आज भी करते हैं और आइंदा भी खुदा न खास्ता अगर कहीं पर रियासती जबर की बात की जाएगी तो MQM भरपूर मुखालफत करेगी। और ये जो कराची का मसला ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उठाया कि यहाँ पर अब महाजिर सूबे की बात की जा रही है, हम उसको तो कह रहे हैं कि जी वो हमसे अलग ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। इस पर MQM का मौकफ क्या है और बहुत क्लियरली और डायरेक्टली क्या करेंगे? बड़ा साफ मौकफ रखती है MQM, बड़ा साफ मौकफ रखती है। हम सिंध की वैदानियत पर 100% यकीन रखते हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल, चाहे वो सिंध हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, फाटा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल मुनसिफाना वसाइल की तकसीम में पिनहा है। आज जो आपने 18वीं तरमीम की है, बलोचों ने उस आधी हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और ये आसिफ भाई बैठे हैं, इनको पता है कि MQM 18वीं तरमीम में 8 महीने चिल्लाती रही कि आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूरी दे दें, मगर तादाद में कम होने की बाइस हमारी बात को बुलडोज किया गया, वगरना शायद सूरत हाल आज ऐसी ना होती। ठीक है ख्वाजा साहब, वेरी क्विकली, क्योंकि नवीद कमर साहब ने कमिट किया था हमें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन गालिबन वो अब नहीं है या फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आज गिलानी साहब ने कहा, क्योंकि अपील तो वो नहीं करेंगे और लॉन्ग मार्च आपने कजा कर दी, तो कफारा कैसे अदा होगा? गिलानी साहब हमें कज़ा करने के लिए, गिलानी साहब से पता नहीं क्या क्या कज़ा हो गया हुआ है, वो अब वो जाने, उनका खालिक जाने, वो आप हिसाब लेगा उनसे। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क की किसी कौम की बदकिस्मती है कि उसके वज़ीर आज़म के ऊपर इतने संगीन इल्ज़ाम लगे हों, ना सिर्फ उनके बल्कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ इतने संगीन इल्ज़ामात हों। और किसी भी रिस्पेक्टेबल माशरे में, किसी महज़ब माशरे में उनके महज़ब लीडरशिप हो, रिस्पेक्टेबल लीडरशिप हो, तो कब की जो है इक़्तिदार को खैराबाद कही जाती। उनका इक़्तिदार से चिमटा रहना, और फिर जो है मैं गिलानी साहब को पिछली दो दहाइयों से जानता हूँ, हमारे स्पीकर भी रहे, 4 साल से 4.5 साल से वज़ीर आज़म भी हैं।
वो आजकल जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उनके मजाज या उनके जो उनका ईथॉस है, जो पर्सनल ईथॉस है, उसके मुताबिक नहीं है। मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू ना करें। जो थोड़ा बहुत उनके पल्ले रह गया हुआ है वो बचा के रखें, किसी मुश्किल वक्त काम आएगा। ये उनका कल्चर नहीं है, ये उनकी ज़बान नहीं है जो जिस तरह की वो आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। किसकी ज़बान है फिर ख्वाजा साहब? किसकी ज़बान? ये देखें हर बंदे को जो है अपना वजूद जो है सियासी वजूद जस्टिफाई करना पड़ता है, और हम लोग सियासतदान जो है, सियासी वर्कर जो है, बाज़ औक़ात अपना सियासी वजूद जो है उसका जवाज़ जो है देने के लिए या उसके लिए उसका कोई उसको क्या कहते हैं साबित करने के लिए हम बाज़ औक़ात जो है महज़्ज़ब और तहज़ीब की जो हदें हैं वो भी क्रॉस कर जाते हैं, ज़बान भी ऐसी इस्तेमाल करते हैं। जरदारी साहब जो है इक़्तिदार कुल के मालिक हैं। जरदारी साहब जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी के हवाले से बिल्कुल ओमनीपोटेंट हैं, और ये सारे लोग जो हैं ये वही उन्हीं को खुश करने की, उन्हीं को अपीज़ करने की, उनकी जो है रज़ा हासिल करने के लिए, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ये सारी ज़बान इस्तेमाल की। ये ज़बान जो है ये गिलानी साहब की ज़बान नहीं है। मैं उनको स्पीकर की हैसियत से जानता हूं। तो किसकी है? ये तो आप कह रहे हैं कि वो प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ज़बान किसकी है? मतलब गिलानी साहब की ज़बान कौन हो सकता है? नहीं, ज़बानी साहब की देखें, मैं गिलानी साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने 3 महीने से, ये उनकी ज़बान नहीं है। ये मेरा ख्याल है जरदारी साहब को खुश करने के लिए, जरदारी साहब की ग्रेस में रहने के लिए कि वो आउट ऑफ ग्रेस ना हो जाएं, उनके लिए ये सारे लोग जो है वो एक ही जो है राग अलाप रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं, मैं बाकी तफसील में किसी और वक्त जाऊंगा। लेकिन फिर नून लीग क्या करेगी ख्वाजा साहब? जो बिग क्वेश्चन मार्क है वो यही है कि नून लीग अब क्या करेगी? जो सना हम जो कर रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला उसको करेंगे, उसको मुंतकी जो अंजाम है वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो है आवाम को हम मायूस नहीं करेंगे। जहाँ तक गिलानी साहब ने जो बातें की हैं वो गिलानी साहब ये वक्त पे छोड़ दें, तारीख़ पे छोड़ दें कि गिलानी साहब को कौन याद करता है, क्या लेगेसी छोड़ के जाते हैं, क्या विरसा छोड़ के जाते हैं, ये तो अब वक्त बताएगा। इस मुल्क में देख मुशर्रफ भी 7 साल 8 साल हुक्मरान रहा, शौकत अजीज साहब यहाँ पे हुक्मरान रहे, क्या हशर है उनका? फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं। मुशर्रफ साहब जो है वो मेरा ख्याल है बैनुल अक़वामी ज़लील ख्वार हो चुके हुए हैं। और चलें ठीक है ख्वाजा साहब, लेट मी इंटरप्ट यू, क्योंकि एज एन ऑपोजिशन आप कह रहे हैं अपना किरदार अदा करते रहेंगे, कर रहे हैं, और आपका जाहिर है यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो एज सियासतदान। तो हमारे साथ आज एक हजरत मौजूद हैं, अपनी आंख बेचना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हैदर अब्बास साहब और ख्वाजा आसिफ साहब आप इनकी गुफ्तगू जरूर सुनिए। अकबर आजम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये तस्वीर मैंने आपकी देखी और मैं आपको फोन भी कर रही हूँ, सुबह से आपसे बात भी हो रही है मेरे प्रोड्यूसर की। ये बताइए कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप अपनी आंख बेचने के लिए 12 रोज से यहाँ पर खड़े हैं? क्या किसी ने आंख भी नहीं खरीदी? नहीं जी, आंख भी नहीं किसी ने खरीदी, और कोई पॉलिटिशियन भी हमारे पास नहीं आया, कोई लीडर भी नहीं हमारे पास आया, और मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे साथ कम से कम नहीं तो 50 लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, और 11 रोज़ हो गए हमें भूख हड़ताल किए हुए। तो बेसिकली हम लोग कुवैत इराक जंग मुतासरीन है, और मैं भी सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। 5 मई 2012 हफ्ते वाले दिन दोपहर को 1 बजे, ख्वाजा साहब जानते हैं उस चौक को बड़ी अच्छी तरह, ड्रमों वाला चौक बड़ा मशहूर चौक है, उस चौक से हमने पैदल सफ़र का आगाज़ किया था, पैदल लॉन्ग मार्च का प्रोटेस्ट किया था हमने। 15 मई 2012 मंगल वाले दिन हम लोग यहाँ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पहुँचे हैं, और उसी दिन आते ही हमने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। आज 11 रोज़ हो चुके हैं हमें भूख हड़ताल किए हुए। इस दौरान सिर्फ रहमान मलिक साहब आए हैं यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब में, वो भी किसी अपने काम से आए हुए थे। तो जाते हुए हमारे चेयरमैन है वाइस ऑफ विक्टिम ट्रस्ट के इफ्तिखार कुरैशी साहब, और कुवैत इराक मुतासरीन जंग के, उन्होंने रोका उन्हें, वो भी देख के रुके हैं। फिर 2-3 मिनट बाद अपनी गाड़ी से नीचे उतरे हैं। 1 मिनट भी बात मुकम्मल नहीं हुई तो उन्होंने बात हमारी सुनी नहीं। तो अपने साथ उनके जो ऑफिशियल्स थे उन्हें कहते हैं जी इन लोगों की लिस्ट बनाएं, इनको मेरे पास लेके आए, मैं 5-5, 6-6 बंदों की बातें सुनूंगा कि ये इनका मामलात क्या है और क्या आपका मामला है। हमने कहा जी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन।
कहते हैं हाँ जी आप आए तो मैं आपसे बात करता हूँ, फिर करते हैं आपका मसला कोई हल करते हैं। 22 तारीख को आए थे, 23 तारीख को हमने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद 22 मई को सोवियां करने की कोशिश की। जी पेट्रोल लेके हम लोग दरख्तों पे चढ़ गए, अब पेट्रोल छिड़क के आग लगाने लगे। फिर एसी इस्लामाबाद जनाब मोहम्मद अली साहब हमारे पास आए, वो हमारे 2 बंदों को लेके गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे डीजी ह्यूमन राइट से बात की। डीजी ह्यूमन राइट ने कहा जी चीफ साहब इस वक्त जो है क्वेटा में है, आज रात को वापस पहुँच रहे हैं, कल इंशाल्लाह आपको कोई आंसरिंग करते हैं। अब 24 के बाद आज 26 हो गई, 48 घंटे गुजर चुके हैं, 36 पिछले और 48 अब के, यानी 3.5 दिन हो गए हमें इंतजार करते हुए। स्टिल वी आर set on our hunger strike जी, and inshallah we will not break our hunger strike until we will got our rights from Supreme Court of Pakistan and overseas Pakistani Foundation। ठीक है। हमें ये आंख जो मैं बेचने का मैंने जी क्यों आपने आंख बेचने का फैसला किया? क्या आपके माली हालात क्या किस कदर बुरे हो गए हैं कि आप ये बैनर लगाकर बैठे हुए हैं और आपकी तस्वीरें आ रही हैं अखबारात में, मतलब क्या इशू क्या बिल्कुल है? ये इशू जी मेरा ये है कि मेरी मिसेस को हेपेटाइटिस बी है, लास्ट स्टेज है उसकी, 4 मेरे बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा, मैं खुद बेसिकली कुवैत बर्थ हूँ, मेरे बच्चे भी कुवैत बर्थ हैं। मुझे यहाँ पे आए हुए 4 साल हो गए हैं और 4 साल से मैं इस क्लेम के चक्कर में जलील हो रहा हूँ और सियालकोट में मैं पिकअप चलाता हूँ लोडिंग। जी कितना क्लेम है आपका? $1,25,000 $1,25,000 और मुझे सियालकोट में तकरीबन $1,25,000 जी। और ये अप्रूवल हुआ होगा यूनाइटेड नेशन से, मैंने अप्रूवल ली हुई है, मेरे चेयरमैन साहब ने हमें अप्रूवल लेके दी है, तकरीबन 1,000 बंदों की अप्रूवल उनके पास इस वक्त मौजूद है। ठीक। और ये जो OPF ने फ्रॉड किया हुआ है, आप इमेजिन करें कि 90 में क्राइसिस हुए थे इराक वार, ख्वाजा साहब भी जानते हैं इस मामले को, और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती जिंदगी दें, वो भी इस मामले को जानते हैं, तब वो भी वजीर आजम थे। एक क्राइसिस हो रहे हैं 90 में, एक बच्चा पैदा हो रहा है 92 में, ये ऑन दी रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है और ये सुप्रीम कोर्ट में हमने रिकॉर्ड परसों का दे दिया हुआ है, एसी इस्लामाबाद जमा करवा के आए हैं। ठीक है। एक 92 में बच्चा पैदा हो रहा है, उससे $47,000 दिया जा रहा है, वो किस वजह से दिया जा रहा है? और ये भी बात सुन ले कि ये सारे पॉलिटिशियंस हमारे जो हैं आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, टूर भी करते हैं। आज तक आपने सुना है कि ID कार्ड पे किसी ने टूर किया हो पाकिस्तान से बाहर, किसी पाकिस्तानी ने? वो लोग जो उनको ID कार्ड्स पे पैसे दिए गए हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने दिए हैं, और वो बड़े शौक से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और वहाँ पे आके डेट्स लेके चले जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, 2-3 हफ्ते का रिकॉर्ड हम पेश करते हैं। मैं जाती हूँ, मैं अपने मेहमानों से भी पूछती हूँ इसका। अकबर साहब 1 मिनट हमारे साथ रहिए, हमारे साथ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी मौजूद हैं तारिक पीरजादा साहब, जरा ये इस इशू के बारे में आप क्या कहिएगा कि लोग दरख्तों पर चढ़ जाते हैं, पेट्रोल लेके अपने आप को आग लगा रहे हैं, 12 रोज से भूख हड़ताल पर हैं, क्या हो रहा है इस केस में? देखिए जी, इस्लामाबाद की इंतजामिया जो है बुनियादी तौर पर यहाँ पे जो भी प्रोटेस्टर्स आते हैं, जो कहीं के भी हों, चाहे कुवैत के मुतासिरीन हो या और लोग हों, हमारा बुनियादी काम ये होता है कि वो उनके जो जितना भी एहतजाज है वो कानून के दायरे के अंदर हो। इनका भी ऐसे ही मामला है, जिस इदारे के साथ इनका इशू है उससे इनकी मुलाकात हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा असिस्टेंट कमिश्नर इनको लेकर गया था। पता चला है कि वहाँ पे सुओ मोटो में इनका केस है और शायद दोबारा जल्दी इनकी हियरिंग भी होने वाली है, इतनी बात मेरे इल्म में है। रहा मामला इनके आंख बेचने का, इस मामले में हमने तहकीक करवाई है, पता ये चला है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इनको 1 लाख रुपए इससे पहले दिया है और आइंदा के लिए जो इनका बाकायदा क्लेम है वो जाहिर है कि गवर्नमेंट देगी, इसमें कोई शक नहीं। गवर्नमेंट देगी। 1 लाख रुपए आपको मिल चुका है तारिक अकबर साहब? अकबर जी वो 1 लाख रुपया मुझे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इलाज के लिए दिया था, मुझे और मेरी मिसेस को। कब दिया था? इसमें वफाकी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल इसका कोई अमल दखल नहीं है। जी ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब को सुन लेते हैं। जी ख्वाजा साहब। सर ये मसला जो है ना, मेरे शहर से, मेरे हल्के से हज़ारों की तादाद में कुवैत के मुतासरीन आए 1991 में जब गल्फ वॉर हुई पहली जी। और यूनाइटेड नेशंस ने जो है एक फंड क्रिएट किया जिसमें उन लोगों को कंपनसेट किया गया। ये सिलसिला कई साल चलता रहा। ये आज से कोई 7, 8, 9 साल पहले जो है
मेरी इतला जो या मेरी यादाश्त जितने मेरा साथ दे रही है, वहाँ पे कोई ये गड़बड़ हुई इस्लामाबाद में OPF में, वहाँ पे जो फंड था ना वो लोगों को, जो लोग डिज़र्व नहीं भी करते थे उनको दिया गया। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूनाइटेड नेशंस ने कुवैत के मुतासरीन के लिए दिए। वहाँ पे क्योंकि ये पैसा वेरिफिकेशन जो थी वो वहाँ के जो एहलकार थे वही करते थे, और उसको पैसे को गलत इस्तेमाल किया गया, और उसमें कुछ लोग रह गए हुए हैं जिनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिली और वो डिजर्व करते हैं। ये सारा मामला जो है ना, ये OPF को सेटल करना पड़ेगा। वो मामला जो भी हो ख्वाजा साहब, वो मामला जो भी हो, ये इस्लामाबाद आपकी सेंट्रल सिटी है, कैपिटल सिटी है, यहाँ से लोग रोज गुजरते हैं। ऐसी चीजों को आप लोगों को, हम लोग क्या इतने इंसेंसिटिव हो गए, हम इस चीज को एड्रेस नहीं करना चाहते? ये अलामत है, ये निशानी है किसी माशरे के डीजनरेट होने की या डेकेडेंट होने की। हमारा माशरा इतना इंसेंसिटिव हो गया हुआ है कि ये हमारे यहाँ पे अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। हमें अगले दिन 2 दिन की बात है। सॉरी आई एम आउट ऑफ टाइम, बट कैन यू मेक अ कमिटमेंट ऑन, लेकिन क्या आप क्या करेंगे इस इशू के साथ? तारिक अकबर साहब सियालकोट आ जाए, मैं उनका इलाज भी कराने के लिए अकबर आजम जी अकबर साहब आप तुसी मेरे को आ जाओ, सियालकोट आओ वापस, मैं ਤੁਹਾਡਾ इलाज भी, ਤੁਹਾਡਾ भी, बेगम ਦਾ भी, ਤੁਹਾਡਾ भी, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ भी, जो भी खिदमत। नहीं ख्वाजा साहब हमने वापस नहीं आना, बात सुने ख्वाजा साहब, हमने वापस नहीं जाना सियालकोट। यहाँ पे सियालकोट के लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों ने अपना हक लेके जाना है। इन लोगों को ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी ख्वाजा साहब ये झूठ बोल रहे हैं, खुदा की कसम। बात सुने सना, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। ये झूठ बोल रहे हैं, कोई OPF ऑफिशियल अभी तक हमें आके नहीं मिला, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अकबर साहब ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मैं इसको इशू को दोबारा एड्रेस करूंगी। ख्वाजा साहब आपने कमिटमेंट तो की है, अकबर साहब आप कमिटमेंट को समझिए और इसको रेस्ट करवाइए। बिल्कुल ठीक है, बेहतर बात साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया अकबर आजम साहब, बहुत शुक्रिया तारिक पीरजादा साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, और भी इशू डिस्कस करने के लिए थे लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। वापस चलेंगे जियो न्यूज़ की जानिब, एंड वी विल सी यू टुमारो।